गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम यूनिट सेकंड का जो टॉपिक चल रहा था अपना, उसमें हमने चुंबकीय आघूर्ण के मान के आधार पर कुछ एप्लीकेशंस थे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के, कि कैसे हम उन कॉम्प्लेक्सेस में एलएस और एचएस कॉम्प्लेक्स का निर्धारण करते हैं। और साथ ही हमने ये भी चेक किया था कि अगर चुंबकीय आघूर्ण का मान दिया हुआ हो तो उसके आधार पर हम उस यौगिक की ज्यामिति का निर्धारण भी कर सकते हैं। इसी संदर्भ में हमारे पास एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, अनुप्रयोग के संदर्भ में बात कर रहे हैं। CuCN का होल 4 -2। ओके, अगर कॉम्प्लेक्स की बात करोगे तो नेमिंग क्या हो जाएगी कॉम्प्लेक्स की? टेट्रासाइनोक्यूप्रेट सेकंड आयन कॉम्प्लेक्स और आयन। ओके, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स में जो कॉपर है वो Cu+2 की फॉर्म में जाती है। Cu+2 की फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने चेक किया। जब ये Cu+2 की फॉर्म में है तो डेफिनेटली इसमें जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना होगा? 3d9 हो जाएगा। अब जब 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, इस तरह की अगर केसेस की बात करते हैं तो इसमें दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाती है, दो तरह के संकरण की बात की जाती है कि इसमें दो प्रकार से संकरण हो सकता है। पहला तो यह है कि इसमें DsP2 संकरण हो सकता है और एक हो सकता है sp3। अब बात आती है कि DsP2 कब हो और sp3 कब मानी जाए। तो अगर आप इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 3d9, तो इसमें जो D कक्षक में जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो ट्रांजिस्ट होके P कक्षक की तरफ जंप करने लगता है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है, कोई ऐसी कंडीशन आती है जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, तो वो अपने पीछे जहां अपना स्थान छोड़ के जा रहा है वहां पे एक वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट कर देता है, वैकेंट ऑर्बिटल बना देता है। उस वैकेंट ऑर्बिटल की उपस्थिति में जो लिगेंड है वो उस रिक्त कक्षक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं और संकरण में उस कक्षक का योगदान प्रदर्शित करवा देते हैं। परिणाम स्वरूप उस कंडीशन में हम इस पर संकरण करें, संकरण माने तो वो कौन सा निकल के आता है? DsP2। जबकि अगर नॉर्मल कंडीशंस की बात करें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं करता तो उस कंडीशन में संकरण हमारे पास आएगा sp3। तो ये हम पहले भी बता चुके हैं कि DsP2 हाइब्रिडेशन आता है तो वर्ग समतलीय संरचना होती है, और अगर sp3 आता है तो चतुष्फलकीय संरचना आती है। अब इसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि वास्तव में जो टेट्रासाइनोक्यूप्रेट सेकंड आयन कॉम्प्लेक्स है वो दो तरह का संकरण प्रदर्शित करता है, जिसमें मुख्यतः या स्थायी जो अपन संकरण की बात करते हैं वो DsP2 होता है। इसके लिए पोलिंग सर ने भी एक्सप्लेनेशन दिया था कि अगर इसमें हाइब्रिडेशन होता है तो जो परमाणु हैं वो एक ही तल में उपस्थित होते हैं, उसकी वजह से ये अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो D का इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिस्ट कर जाता है। तो हम बात करते हैं इसके लिए इस कैसे ये कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही मेंशन करेगा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जो अष्टफलकीय चुंबकीय आघूर्ण के मान होते हैं उसके आधार पर ज्यामिति का निर्धारण। एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन CuCN होल 4 -2। अब सुनना इसके लिए क्या है एक्चुअल में, जो इसके लिए μs है, चुंबकीय आघूर्ण का मान है, वो बहुत कम प्राप्त होते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसके जो चुंबकीय आघूर्ण के मान है वो लेस देन 1.73 प्राप्त होते हैं। यहाँ पे जो मान होंगे वो 1.73 से भी कम प्राप्त होते हैं, जबकि इनमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। और जब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो उस कंडीशन में उसके लिए जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो लगभग 1.73 के आसपास होता है। लेकिन वास्तव में इस कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं है, मान है वो बहुत कम है, या ये कहें 1.73 से कम प्राप्त होता है। कारण उसका होता है इस पर संकरण। बात करते हैं कॉपर 29 एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाता है आउटर मोस्ट सेल का? 3d10 4s1 4p
0। कौन से फॉर्म में है कॉपर? यहाँ पे +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। जब +2 फॉर्म में आता है तो एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से जाता है S से, एक जाता है D से। कॉन्फ़िगरेशन निकल के आता है 3D9 4s0 एंड 4p0। ये वाली कंडीशन हम मेंशन कर रहे हैं। ये एक S और 3 P। 9 इलेक्ट्रॉन है तो 9 इलेक्ट्रॉन कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चेक कीजिए, लास्ट ऑर्बिटल को आप चेक करोगे तो इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। नॉर्मली हम कह रहे हैं कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ बनेगा? एक S और 3 P। संकरण यही कहा था कि उस कंडीशन में sp3 मिलता है। लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी शो करता है -2, तो उस कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिस्ट होके p ऑर्बिटल में एंटर कर जाता है। परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जो संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटल होंगे वो कौन से हो जाते हैं? एक D का, एक S ऑर्बिटल और 2 P ऑर्बिटल यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर जाते हैं। इस तरह से ये रिप्रेजेंट करते हैं dsp2 हाइब्रिडेशन। ये पहली कंडीशन मानी थी हमने कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट करता है p ऑर्बिटल में तो संकरण dsp2। dsp2 वर्गाकार समतलीय संरचना, वर्ग समतली आ गई। लेकिन अगर हम कंडीशंस को फुलफिल करें, कंडीशन हम ये मानते हैं कि साहब ये ट्रांजिशन नहीं करता, तो नहीं करेगा तो Cu+2 भैया आपका इलेक्ट्रॉन भेजेगा नहीं आउटर मोस्ट सेल में। परिणाम स्वरूप जो लिगेंड्स है वो कहाँ कंट्रीब्यूट कर जाएंगे? P में। ये 3D9 है, 4s0 और 4p0। अब ये ट्रांजिशन नहीं शो करता। जब ये ट्रांजिशन नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि भैया Cn एक यहाँ और 3 P में लग रहे हैं। हाइब्रिडेशन आ जाता है भैया sp3 और sp3 आने पर संरचना आ जाती है टेट्राहेड्रल चतुष्क फलकीय। बट बात ये आती है कि वास्तव में ये मान और कौन से को हम स्थायी माने। तो ये एक विशेष प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रखना। ये एक अपवाद स्वरूप अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट करता है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ, अपने पीछे एक वैकेंट ऑर्बिटल छोड़ता है, लिगेंड कंट्रीब्यूट करते हैं और संकरण में भाग लेकर निम्न चक्रण संकुल का निर्माण कर देते हैं। देखो टेट्राहेड्रल कंडीशन में ये HS बनता है, यहाँ पे ये बन रहा है LS कॉम्प्लेक्स बनता है। तो दोनों ही चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। अनुप्रयोगों के आधार पर हम 2 चीज़ें निर्धारित कर रहे थे। पहली चीज़ LS और HS का बनना, जबकि दूसरी चीज़ हम क्या मेंशन कर रहे थे कि इनकी जो ज्यामिति है उसका निर्धारण कर सकते थे संकरण चुंबकीय आघूर्ण के मान के आधार पर। जबकि इसमें तो वास्तव में चुंबकीय आघूर्ण कितना है? 1.73 से कम है। प्रोबेबिलिटी दोनों है, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन मानी गई है और इसके लिए कहा गया है, जो पोलिंग सर थे उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया। पोलिंग सर ये कहते हैं कि अगर हम इस संकुल की बात करते हैं, इसकी ज्यामिति की बात करते हैं तो ये वर्ग समतलीय होती है। जो पोलिंग सर थे इन्होंने भी क्या समर्थन किया कि भैया इसकी जो संरचना है वो स्क्वायर प्लेनर है, वर्गाकार समतलीय है। दैट मीन्स dsp2 संकरण पाया जाता है इसमें। आगे क्या कही सुनना कि इन ज्यामिति वर्गाकार समतलीय होती है तथा इसके जो क्रिस्टल्स हैं, यौगिक के जो क्रिस्टल्स हैं वो एक दूसरे के तल पर व्यवस्थित होने से जो युग्मित इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होता है कि जो क्रिस्टल्स हैं वो सारे क्रिस्टल होंगे वो एक दूसरे तल के एक दूसरे के साथ व्यवस्थित होते हैं। इससे जो स्पिन ओरिएंटेशन है, जो चक्रण मार्ग का मान है वो क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो वास्तव में ऐसा लगता है कि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है भी और नहीं भी। मतलब ये वाली कंडीशन लगातार चलती रहती है। ये यहाँ जाता है वापस ट्रांजिशन करता है, यहाँ जाता है तो हम आंतरिक कक्षकों में अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 मानते हैं। अगर ये कंडीशंस फुलफिल करता है
ये कंडीशन फुलफिल करता है तो हम कहते हैं कि इसमें आंतरिक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, परिणाम स्वरूप इनमें चुंबकीय आघूर्ण का मान भी होना चाहिए। इसलिए वास्तव में हम इस डाउटफुल केसेस को इस तरह से सॉल्व करते हैं कि ये एक ही तल में उपस्थित होने के कारण ये जो चक्रण क्वांटम संख्या है या चक्रण जो आघूर्ण है उसके मान को कम कर देते हैं। परिणाम स्वरूप इसके लिए जो प्राप्त चुंबकीय आघूर्ण है वो भी कम हो जाता है, घट जाता है। तो इसके आधार पर अगर हम बात करते हैं इनकी ज्यामिति की, तो ज्यामिति का निर्धारण कैसे करेंगे, तो अगर ज्यामिति निर्धारण की बात की जाती है वर्ग समतलीय में, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो पोलिंग का कंसेप्ट ध्यान रखना। पोलिंग सर ने क्या बात कही है कि जो CuCN4 के क्रिस्टल्स होते हैं वो एक ही तल में उपस्थित होते हैं, परिणाम स्वरूप ये विपरीत चक्रण को कम कर देते, चक्रण जो आघूर्ण है उसको कम कर देते हैं, जिससे इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है कुछ हद तक संतुलित हो जाता है और संतुलित होने की वजह से वो जो मान है वो कम प्राप्त होता है। तो देखिए इसके आधार पर आप संरचना की बात करते हैं। कॉपर है वर्ग समतलीय में CN 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 और CN लिगेंड की बात करते हैं। ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए वर्गाकार समतलीय संरचना प्रदर्शित करते हैं। जबकि अगर इस कंडीशन में, हालांकि ये बहुत रेयर है, हालांकि जो अपन कंडीशंस की बात करते हैं, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको यही पैटर्न यूज करना है, यही संरचना आपको बनानी है। क्वेश्चन भी आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि CuCN4-2 कॉम्प्लेक्स सामान्यतः अपनी ज्यामिति प्रदर्शित करता है। तो इसमें हम दोनों ही ज्यामितियों की बात करते हैं, ऑप्शंस के रूप में हो सकते हैं। अगर वहाँ पे दोनों ऑप्शन में आते हैं साथ तो प्रोबेबिलिटी के साथ अपन चल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो वर्गाकार समतलीय और चतुष्फल के दोनों अलग अलग ऑप्शंस में आते हैं तो फेवरेबल आंसर होता है वर्गाकार समतलीय, ये ध्यान रखना है। और अगर हमारे लिए भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमको एक्सप्लेनेशन दोनों के लिए देनी पड़ेगी, लेकिन फेवरेबल आंसर कौन सा होगा हमारा, DSP2 के साथ हमें जाना है। क्लियर है। तो यहाँ से हम बात करते थे जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या की बात कर रहे थे। इन चुंबकीय गुणों की व्याख्या में हमने बहुत से ऐसे कॉम्प्लेक्सों की बात की जिनमें उनकी जो प्रकृति है अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकत्व की बात करते हैं, प्रतिचुंबकत्व है, लोह चुंबकत्व या फेरिलोह चुंबकत्व, इनको हम डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो यहाँ से जो हमारी यूनिट नंबर 3 का पार्ट है वो यहाँ फिनिश होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई यूनिट के साथ मिलेंगे। तब तक आप इनको एक बार वीडियोस को देखिए, पढ़िए और इनको आराम से याद कीजिए ताकि आप आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। ओके, हैव ए नाइस डे।